तो जय हिंद, वंदे मातरम सभी नौजवान साथियों को। साथियों, जो भी इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेके देश की सेवा करना चाहता है उसके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और इंडियन आर्मी ने ये एक बेहतरीन मौका आप सभी को दिया है आर्मी में सिलेक्शन लेकर देश की सेवा करने का। ये वैकेंसी है आर्मी एओसी की, जिसमें ट्रेडमैन, फायरमैन वगैरह के लिए वैकेंसी निकाली जाती है और ये वैकेंसी एक परमानेंट वैकेंसी है। और सबसे बेहतरीन चीज़ इसकी क्या है, तो इसमें एलिजिबिलिटी 10th मांगता है, जो आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की तरह बन जाता है। तो इस वैकेंसी के बारे में सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको टॉप 25 जीके के क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो एक डेमो क्लास और इन्फॉर्मेशन क्लास दोनों ही समझकर वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिएगा। सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए इस वैकेंसी की सारी चीज़ें हम डिटेल्स में समझते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि आर्मी एओसी वैकेंसी, इसमें आपको फायरमैन, ट्रेडमैन वैकेंसी देखने को मिल जाती है। और ये एक मेरे भाई सबसे बेहतरीन चीज़ है कि ये एक परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें आप सिलेक्शन लेके परमानेंट भर्ती हो सकते हैं इंडियन आर्मी में, ठीक है। चलिए तो इसकी इन्फॉर्मेशन शुरू करता हूँ कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या निकाला गया है। द आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स यानी एओसी की ये वैकेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी इंडियन आर्मी वाले ही इसको निकालते हैं। हैज़ रिलीज्ड ए नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू 2615 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है। और यकीन मानिए 2615 पोस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें यदि आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको अच्छे खासा लोग देखने को मिलेंगे इस वैकेंसी के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो बहुत बढ़िया वैकेंसी मानी जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या ट्रेडमैन्स के लिए निकली है, फायरमैन के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड मटेरियल असिस्टेंट के लिए एओसी वैकेंसी निकालता है, ठीक है। चलिए बात करूँ, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। मतलब यदि आप इसमें सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर एक फाइनल रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि इसमें एओसी ने पिछली भर्ती के मुकाबले कुछ चेंजिंग करी है, ठीक है। जो 2024 में आर्मी एओसी की वैकेंसी निकली थी, वो उसमें क्या हुआ था, एडमिट कार्ड मेरे भाई मेरिट के हिसाब से आए थे, यानी जिसके 70%, 80%, 85% नंबर थे, केवल उन्हीं का क्या हुआ था, एडमिट कार्ड आया था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी, उसमें जो एडमिट कार्ड के बाद सबसे पहले फिजिकल कराया गया था, और जो फिजिकल में पास हुआ था उसने फिर अगली बार रिटन टेस्ट दिया था। लेकिन अब की बार चेंज क्या किया गया है, अब की बार ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये सबसे पहले तो मेरिट पे नहीं है। आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे सभी बच्चों का आएगा, चाहे आपके 55% नंबर हो, 60% नंबर हो, 65% नंबर हो, आपका एडमिट कार्ड आएगा 100%। दूसरी चीज़ यहाँ पर चेंज क्या करी गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आप फिजिकल की तरफ जाएंगे। पहले क्या था, फिजिकल लेते थे और उसके बाद ये इन्होंने रिटन एग्ज़ाम कराया था। लेकिन अब की बार इंडियन आर्मी इसमें रिटन एग्ज़ाम पहले कराएगी और सभी बच्चों के एडमिट कार्ड यहाँ पर आएंगे, ठीक है। बात करूं यहाँ पर कुछ डिटेल्स की, तो रजिस्ट्रेशन 24 अगस्त से 23 सितंबर 2026 पे देखने को मिलेगा। एडमिट कार्ड आप सभी का अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगा और एग्ज़ाम नवंबर स्टार्ट में आप सभी का कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल
आपका टेस्ट लिया जाएगा। फिर कुछ वैकेंसी हैं केवल वहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद एक फाइनल रिजल्ट निकलेगा और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगली मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए इन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको ट्रेड्समैन मेट के लिए देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको फायरमैन की देखने को मिलेगी, फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है और मटेरियल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी के लिए डिटेल्स वाइज वैकेंसी हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी निकली हैं, सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल मैंने बोला 2615 वैकेंसी निकली हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, मान के चलिए। इसमें आपको क्या मेरे भाई कंपटीशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो किन किन लोगों के लिए ये वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। तो देखिए ट्रेड्समैन मेट के लिए मेरे भाई 18 से 25 साल, यानी जो और आर्मी की वैकेंसी होती है उसमें 22 से 23 साल ही होती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर 18 से 25 साल दी गई है ट्रेड्समैन मेट के लिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10वीं है, तो बहुत आसान है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। फायरमैन के लिए देखिए 18 से 25 साल, 10th पास मांग रहा है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, 18 से 27 साल यहाँ एज दी गई है, 12th पास है। इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश टाइपिंग में 35 वर्ड और हिंदी टाइपिंग में मेरे भाई 30 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी। उसके बाद आपका अगला क्या होगा, प्रोसेस लिया जाएगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करूं तो 18 से 27 साल, 10th पास, यानी लगभग 80% वैकेंसी में 10th एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है आपका। ठीक है, तो आप इसका आसानी से फॉर्म भी भर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए अगली बात मैं करूं कि इसका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, रिटिन एग्ज़ाम। तो वहाँ पर देखिए सबसे पहले जीके जीएस आपको देखने को मिलेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, फिर मैथ देखने को मिलेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, फिर रीजनिंग देखने को मिलेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश देखने को मिलेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। लेकिन टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा देखने को मिल जाता है, जो एक प्रॉपर टाइम होता है, आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। 10th बेस पे यदि आपका एग्ज़ाम आएगा तो बहुत आसान है, बहुत मतलब आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, दिन के 7-8 घंटे तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आर्मी वगैरह में, एयरफोर्स वगैरह में, नेवी वगैरह में जो भी वैकेंसी निकलती है, जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होता है, उसकी लास्ट डेट होती है, उसके बाद 1 से 1.5 मंथ बाद ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं। तो बहुत कम समय होता है, अभी से तैयारी आपको शुरू कर देनी है। ठीक है, इस वैकेंसी के लिए आर्मी एओसी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए लेकर आया है, जिस भी भाई ने 10th पास करी है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक डेमो क्लास की तरह आप इसको देखिए और डेली मैं कोशिश करूँगा कि डेली शाम को 6 बजे आप सभी के लिए ये क्लास लेकर आया करूँगा, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, इस डेमो क्लास को देखिए, उसके बाद टाइम टेबल बहुत बढ़िया तरीके से मैं आप सभी को बता दूंगा कि किस टाइम पे कौन सी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है। परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, ए और बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए हमसे पूछा है सर्वोच्च सैन्य सम्मान, तो सर्वोच्च सैन्य सम्मान के लिए आप याद रखेंगे परमवीर चक्र, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा। देखिए जीके के 25 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर कराने वाला हूं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा और इसी तरीके के क्वेश्चन डेली आप सभी को कवर कराऊँगा ताकि एग्ज़ाम होने तक आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बताएंगे आप। अगले क्वेश्चन का आंसर कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, लांस नायक अल्बर्ट एक्का या फिर नायक जदुनाथ सिंह। देखिए, परमवीर चक्र जीतने वाले पहले भारतीय थे मेजर सोमनाथ शर्मा, आपका राइट आंसर होगा। और इन 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके लिए दोस्तों इन्हें मरणोपरांत दिया गया था परमवीर चक्र, याद रख लेना है। ठीक है, ये एक ऐसा सम्मान है, हर किसी को नहीं दिया जाता है। एक उत्कृष्ट योगदान यदि आप सेना में देते हैं तब ये चक्र आपको मिलता है, और ये सर्वोच्च सम्मान है मेरे भाई इंडियन आर्मी का, नेवी का, या किसी भी, मतलब इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। ठीक है, यदि मैं बात करूं यहाँ पर परमवीर चक्र की, तो परमवीर चक्र अब तक लगभग केवल 21 लोगों को दिया गया है, लगभग कह रहा हूँ सॉरी, अब तक केवल 21 लोगों को ये दिया गया है। और लास्ट बार मेरे भाई 1999 ईस्वी में, 1999 में किसको मिला था? तो कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करूं तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1947 से ही हो गई थी मेजर सोमनाथ शर्मा के योगदान को देखते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? देखिए, यदि मैं बात करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। ठीक है, और उसके मेरे भाई अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का नाम था WC बनर्जी। WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरी चीज आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर हमसे पूछा है वंदे मातरम, लेकिन आपको याद रख लेना है कि आपसे पूछ सकता है कि जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया था। तो याद रख लेना 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरी चीज आपसे क्या पूछता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो पहली बार गांधी जी ने 1901 के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, ये चीज़ पूछता है। दूसरी चीज़ क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के दो भाग हो गए थे, यानी कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, किस? नरम दल और गरम दल में। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था? तो वो 1907 का सूरत अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस पार्टी दो भागों में बटी थी, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, फिर 1916 का आप याद रखेंगे लखनऊ समझौता। कौन सा था मेरे भाई? लखनऊ समझौता था, जिसमें नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया गया था? तो राइट आंसर याद रखेंगे 1917 में। कौन सा अधिवेशन था मेरे भाई? ये कहाँ का अधिवेशन था? 1917 का अधिवेशन कहाँ का अधिवेशन था? जब एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। आप सभी एक बार बताएंगे कि कहाँ का अधिवेशन था। ठीक है, यदि मैं महिला की बात करूं, आपसे पूछ रहा है पहली महिला, तो एनी बेसेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछे कि पहली भारतीय महिला को कब बनाया गया था, तो 1925 में बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सरोजिनी नायडू को। ये बनी थी मेरे भाई कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे? तो गांधी जी अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राइट आंसर आप सभी याद रखेंगे 1896। किसमें? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आप सभी बताएंगे कि निम्न में से कौन चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे? मोतीलाल नेहरू, सुंदरलाल बहुगुणा, विनोबा भावे या बाबा आमटे? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है मेरे भाई? सुंदरलाल बहुगुणा आपका राइट आंसर होगा। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली गांव से। किस गांव से? चमोली गांव से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट का आंसर आप देंगे कि प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए जलप्रपात से क्वेश्चन पूछता है और इम्पोर्टेंट जलप्रपात आप नोट करिएगा। सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट याद करेंगे कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर बना है ये पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना है कुचिकल जलप्रपात वराह नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला आप नोट करेंगे मेरे भाई जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात इसको बोला जाता है। तीनों नाम याद रखेंगे। किस नदी पर बना हुआ है? तो शरावती नदी पर। ठीक है, अगला आप याद करेंगे शिव समुद्रम पूछ लेता है जलप्रपात। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ये बना है मेरे भाई कावेरी नदी पर। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है। जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, अगला आप इंपोर्टेंट नोट करिएगा, आपसे पूछ लेता है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांडवी नदी हो जाएगा। और कौन सी जगह है? तो गोवा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला एक और इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए जो पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये इंद्रावती नदी है। और जगह कौन सी है मेरे भाई? जगह है छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं कि प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। ये आपका मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी नहीं है? देखिए दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। ठीक है, जिसकी कितनी राजधानियां हैं मेरे भाई? 3 राजधानियां हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे केप टाउन। केप टाउन कैसी राजधानी है? केप टाउन के बारे में बात करूं तो ये दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। कैसी राजधानी है? विधायी राजधानी है। प्रिटोरिया की बात करूं तो ये प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, और मैं ब्लोम फोंटेन की बात करूं तो ये यहाँ की न्यायिक राजधानी है। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। विधायी केप टाउन है, प्रशासनिक प्रिटोरिया है और न्यायिक राजधानी कौन सी है? ब्लोम फोंटेन। तो कौन सी राजधानी नहीं है? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, बर्मिंघम। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए ये कब बने थे? तो ये मेरे भाई 1977 ईस्वी में बने थे। प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और राइट आंसर आप सभी का मोरारजी देसाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे। इम्पोर्टेंट है कि सेना दिवस भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में अधिकारी की नियुक्ति की स्मृति में मनाया जाता है। किसकी? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए सेना दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा KM करियप्पा, ऑप्शन सी। ठीक है, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। ठीक है, एयरफोर्स डे कब? 8 अक्टूबर को। और नेवी डे 4 दिसंबर को। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए और यदि मैं बात करूं कि भारतीय सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो जनरल धीरज सेठ आप याद रखेंगे। ठीक है, ये कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख किसको कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है,
चलिए अगला आप सभी बताएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को किस भारतीय महान व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए यदि मैं युवा दिवस की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस के लिए 23 जनवरी पराक्रम दिवस आप याद रखेंगे। ठीक है, भगत सिंह की बात करूं तो 23 मार्च शहीद दिवस आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस और 30 जनवरी शहीद दिवस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला आप सभी बताएंगे 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूं और अब ये किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाएगी, मतलब किस कॉरिडोर से चलेगी, कौन सा राइट आंसर होगा? दिल्ली वाराणसी, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली अहमदाबाद या मुंबई अहमदाबाद? तो देखिए जो आपकी ये बुलेट ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ के लिए, मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलाई जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए इडुक्की से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जल विद्युत परियोजना आपके नोट करा देता हूं जो पूछता है। सबसे पहले आपको याद रख लेना है कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है और किस नदी पर है, कोयना नदी पर है। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेता है मेरे भाई टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है, तो ये मेरे भाई टिहरी बांध परियोजना आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, भागीरथी नदी पर। कहाँ पर है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। उसके बाद आ जाता है आपका भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, तो ये मेरे भाई भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब में देखने को मिलेगा, सतलज नदी पर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं, आपको जरूर से याद रख लेना है बांध परियोजनाएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो आप याद रखेंगे मेरे भाई केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल में पेरियार नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रख लेना है विश्व टीबी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 मार्च आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करूं तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना करी गई थी, सभी को याद रख लेना है, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क हो गया, यूएसए में है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि इसके पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने शांति निकेतन की स्थापना करी थी? शांति निकेतन की स्थापना तो याद रख लेना, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी और कब करी थी, तो 1901 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। किसके नाम पर है ये? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है। किसके नाम पर है मेरे भाई? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है। और ये इनको कब मिला था अमर्त्य सेन को? तो मेरे भाई याद रखेंगे अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि पहले भारतीय ऐसे कौन थे जिनको ये मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और इन्हें 1913 ईस्वी में किसके लिए? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और इनकी कौन सी रचना थी? तो इनकी रचना का नाम आप याद रखेंगे, रचना थी गीतांजलि। कौन सी रचना थी मेरे भाई? गीतांजलि। इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। देखिए चैनल पर मैंने एक जनगणना से रिलेटेड वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने कंप्लीट जनगणना अभी जल्दी कराई है। यदि आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारी जनगणना मैंने कंप्लीट कराई है, इंक्लूड 2027 की जनगणना भी उसी में है। ठीक है, उसको देखने के बाद जनगणना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूँ कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल का 1074। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि चपचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चपचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो चपचार कूट उत्सव आपको याद रख लेना है, कहाँ पर मेरे भाई, मिजोरम में। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको आप एक बार नोट करिएगा। आपसे पूछेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखी है, तो नाम याद रख लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपसे पूछे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी है, महात्मा गांधी की। आपसे पूछे मेरे भाई विंग्स ऑफ फायर किसकी है, तो विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, किसकी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आज़ाद नहीं, APJ अब्दुल कलाम की है। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद की याद रख लीजिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम है। कौन सी है मेरे भाई, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी है, ये अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, चलिए ये इम्पोर्टेंट बुक्स की थी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो राइट आंसर याद रखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि किस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी, मर्डेका कप, डेविस कप, ध्यानचंद ट्रॉफी। देखिए रणजी ट्रॉफी की बात करूँ तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे है, क्रिकेट से। मर्डेका कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, डेविस कप किससे संबंधित है मेरे भाई, टेनिस से रिलेटेड है। और ध्यानचंद आप सभी को पता होगा, ध्यानचंद किससे संबंधित है मेरे भाई, ध्यानचंद ट्रॉफी, तो यह हॉकी से रिलेटेड है। यानी ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मर्डेका कप। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए BSF की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ पर रक्षा करती है, तो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा बॉर्डर है वहाँ पर ये देश की रक्षा करते हैं BSF वाले। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यदि मैं बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में इसकी स्थापना करी गई थी, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि सैक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सैक्रेनी महोत्सव इम्पोर्टेंट है। यदि मैं बात करूं कि सैक्रोनी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो राइट आंसर आप याद रखेंगे ऑप्शन ए इम्पोर्टेंट है, नागालैंड में। कहां पर है, नागालैंड में, और फरवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। देखिए यदि आपसे पूछे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, शिमला में। ठीक है, आपसे पूछे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। आपसे पूछे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यदि आपसे पूछे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान आप याद रखेंगे कोयम्बटूर। कहाँ पर है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, आपसे पूछे मेरे भाई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर
पर है, तो डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। ठीक है, आपसे पूछे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कृषि अनुसंधान संस्थान याद रख लीजिएगा नई दिल्ली में है, NDLS में है। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछे तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान है जो एग्जाम में बनते हैं, इनको याद जरूर से रखिएगा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की बात करूं तो ये रांची झारखंड में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि गुड़ी पाड़वा नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। देखिए गुड़ी पाड़वा कहाँ पर मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है, तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आप याद रखेंगे कहाँ पर है मेरे भाई, तमिलनाडु में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि सोनल मानसिंह को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, भरतनाट्यम, कथकली, कथक या मणिपुरी। कौन सा राइट आंसर होगा, इसका आंसर आप सभी मेरे भाई कमेंट करके बताएंगे। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इन 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाए हैं एक बार जरूर से कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़, यदि आर्मी OAC की वैकेंसी आप देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाइएगा। डेली शाम को 6 बजे आपके लिए मैं क्लास लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम GK, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों को आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए मिलूंगा इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।